Assalamu alaikum. I hope you guys are doing well. This is Mubin Ahmed and we are back with more lectures on free fall. ये हमारा मई जून 2026 सीरीज़ का लेक्चर नंबर 25 है और फ्री फॉल का लेक्चर नंबर 2 है। हमने फ्री फॉल के सारे कॉन्सेप्ट्स कर लिए हैं और अब हम कुछ पास्ट पेपर्स करेंगे इसके। ठीक है, सो पहला सवाल, अ स्काई डाइवर फॉल्स फ्रॉम रेस्ट। इसका मतलब क्या है फॉल्स फ्रॉम रेस्ट? देखो, फॉल्स फ्रॉम रेस्ट का मतलब ये है कि जब इसने जहाज़ से छलांग मारी ना, ये आपका जहाज़ है, एज्यूम कर लो, बहुत बुरा बना है लेकिन ये आपका जहाज़ है और ये पायलट का कॉकपिट है। ठीक है, तो जब इसने जहाज़ से छलांग मारी ना, तो जैसे ही छलांग मारी इनिशियली रेस्ट से, मतलब ज़ीरो स्पीड से ये गिरना स्टार्ट करता है। इनिशियली इसकी स्पीड ज़ीरो थी, थ्रू द एयर, हवा के अंदर, एंड रीचेस टर्मिनल वेलोसिटी। अब भाई ये बंदा जो है ना टर्मिनल वेलोसिटी रीच कर जाता है। अब इसका मतलब क्या है कि भाई टर्मिनल वेलोसिटी रीच कर गया। मैंने आप लोगों को कल बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया था कि जब भी कोई चीज़ हवा में गिरती है ना, जब भी कोई चीज़ हवा में गिरती है तो उसके ऊपर क्या होता है, सबसे इनिशियली तो उसके ऊपर एक ही फोर्स एक्ट कर रही होती है और वो फोर्स होती है उसका अपना वेट। वो फोर्स उसके अपना वेट होता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ही नीचे गिरता है इसके ऊपर एक और फोर्स एक्ट करना शुरू कर देती है जो कि एयर रेजिस्टेंस होती है। ये एयर रेजिस्टेंस जो होती है ये बेसिकली वो फोर्स होती है जो कि हवा के पार्टिकल्स लगा रहे होते हैं इसके ऊपर। अब जैसे जैसे गिरता जाता है, जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे ये एयर रेजिस्टेंस भी बढ़ती जाती है। तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब आपका जो वेट है ना वो बराबर हो जाता है आपकी एयर रेजिस्टेंस के, वेट बराबर हो जाता है एयर रेजिस्टेंस के। अब इस पॉइंट पे क्या होता है कि आपकी रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि सिर्फ यही दो फोर्सेस एक्ट कर रही थी और दोनों ऑपोजिट इन डायरेक्शन थी। अगर इनका डिफरेंस निकाला जाए तो डिफरेंस ज़ीरो आएगा, राइट। तो रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो हो जाती है। और इस पॉइंट ऑनवर्ड्स क्या होता है कि आपकी जो स्पीड होती है ना वो क्या होती है, वो कांस्टेंट हो जाती है। मैं साथ साथ जो है ना कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग भूलो ना, ठीक है। सो ये कहानी थी। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई एक स्काई डाइवर जो कि रेस्ट से गिरना शुरू करता है और फाइनली एक टर्मिनल वेलोसिटी रीच कर जाता है। व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्काई डाइवर ड्यूरिंग हिज फॉल? अच्छा, व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन? हमें एक्सेलरेशन निकालनी है ड्यूरिंग हिज फॉल। ड्यूरिंग हिज फॉल का मतलब ये है कि भाई जैसे ही वो गिरना स्टार्ट करता है उस पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक जब वो टर्मिनल वेलोसिटी रीच करता है, ठीक है, इस जर्नी में उसकी एक्सेलरेशन जो थी वो कैसी थी वो बतानी है आपने। तो देखो, इनिशियली हमें पता है कि जब वो बंदा गिरना शुरू करेगा उसके ऊपर सिर्फ एक फोर्स एक्ट करेगी और वो वेट है। और उस वेट की वजह से जो इसकी एक्सेलरेशन होगी वो 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर होगी। लेकिन आहिस्ता 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 जैसे जैसे ये एयर रेजिस्टेंस बढ़ेगी आपकी रिजल्टेंट फोर्स कम होती जाएगी और आपकी एक्सेलरेशन भी कम होती जाएगी, ठीक है। तो ए कहता है कि भाई कांस्टेंट एट 0 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। वो कह रहे हैं भाई जैसे ही गिरना स्टार्ट करेगा इसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी। क्या ऐसा हो सकता है ना? जैसे ही गिरना स्टार्ट करेगा एक फोर्स एक्ट कर रही है जिसका नाम वेट है, एक ही फोर्स एक्ट कर रही है तो रिजल्टेंट फोर्स भी डाउनवर्ड्स बनेगी। अब क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स है तो एक्सेलरेशन का भी होना लाजमी है। तो ए तो भाई आपके पास फारिग होगी, ए गलत है, ए हमारा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अगर बी को देखा जाए, बी कहता है कांस्टेंट एट 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो ज़रा, जैसे वो गिरना स्टार्ट करेगा वेट की वजह से तो वाकई ही एक्सेलरेशन 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर होगी, या अगर आप इसको 10 ले लो 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर होगी। लेकिन थ्रू आउट दी जर्नी 10 नहीं रहेगी, थ्रू आउट दी जर्नी डिक्रीज़ करेगी। 10 से शुरू होगी और ज़ीरो तक जाएगी, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी पे क्या होता है, आपका वेट एयर रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है, रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो हो जाती है और स्पीड कांस्टेंट हो जाती है, मतलब एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन बी है ये भी गलत है। अगर सी को देखा जाए, सी कहता है स्टार्टिंग एट 0 मीटर्स पर सेकंड। हाँ भाई, ज़ीरो से नहीं, हम ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करते। वो कह रहा है भाई ज़ीरो से स्टार्ट करते हो और 10 तक चली जाती है आपकी एक्सेलरेशन, तो बिल्कुल गलत है। जब आप रेस्ट से गिरना स्टार्ट करोगे तो इनिशियली आपकी एक्सेलरेशन 10 होगी एंड जब टर्मिनल वेलोसिटी रीच करोगे तो ज़ीरो हो जाएगी, राइट। तो बी, सी भी गलत है। अगर डी को देखो, डी क्या कहता है कि भाई आप 10 से स्टार्ट करते हो, बिल्कुल इनिशियली एक फोर्स एक्ट कर रही थी वेट, उसकी वजह से आपकी एक्सेलरेशन 10 थी, ठीक है।
एंड देन ज़ीरो हो जाती है। जब आप टर्मिनल वेलोसिटी रीच करते हो तो आपकी एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाती है। बिल्कुल सही कहा इसने। तो ऑप्शन डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। सिर्फ क्वेश्चन को सोल्व करना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद ये भी है कि बाकी ऑप्शंस को गलत साबित करना कि भाई वो क्यों गलत है। सही ये वाली सही तो है, लेकिन ये वाली साबित की हमने क्यों गलत है, काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, सो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि पहला सवाल था, इसीलिए मैंने कहा चलो डिटेल में समझा देते हैं। ऑलराइट, अब ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि एट टाइम टी इक्वल्स वन, एट टाइम टी इक्वल्स वन, T1 पे एक स्टोन आपने ड्रॉप किया एक स्टेशनरी बैलून से। अब स्टेशनरी बैलून का मतलब ये है कि आपके पास कोई भी बैलून है, जैसे मैं कहता हूँ ये आपके पास एक बैलून है, एज्यूम कर लो, एंड ये स्टेशनरी है, हवा के अंदर स्टेशनरी है। ना ही ये ऊपर जा रहा है, ना ही ये नीचे जा रहा है, ना ही ये दाएं जा रहा है, ना ही ये बाएं जा रहा है, ये मूव ही नहीं कर रहा, एक जगह पर होवर कर रहा है। ठीक है, तो आपने क्या किया कि भाई आपने उस बैलून के ऊपर से अपने पत्थर को गिराया एंड स्टोन रीचेस टर्मिनल वेलोसिटी, और स्टोन जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी रीच कर जाता है t इक्वल्स 2 सेकेंड पे। तो यहाँ पे मैं क्या पता चला, हमें पता ही चला कि आपका जो पत्थर था ना वो t इक्वल्स 1 सेकेंड पे गिरना शुरू होते हैं, और t इक्वल्स t1 सेकेंड पे गिरना शुरू होते हैं, और t इक्वल्स t2 सेकेंड्स पे ये टर्मिनल वेलोसिटी रीच कर जाता है। दोबारा ज़रा रिकॉल करो, टर्मिनल वेलोसिटी एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे आपका वेट आपके एयर रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है, रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो हो जाती है, एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाती है, और स्पीड कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, विच रो गिव्स द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टॉर्म एट टाइम t इक्वल्स 1 एंड t इक्वल्स 2। अब t इक्वल्स 1 पे जब ये बिल्कुल गिरना शुरू होता है और t इक्वल्स 2 पे जब ये टर्मिनल वेलोसिटी रीच कर जाता है तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी। तो जब ये गिरना स्टार्ट करेगा, क्योंकि अर्थ के ऊपर गिर रहा है, तो कोई भी चीज़ अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर में गिरती है ना, गिरना शुरू होती है, तो शुरू में उसकी एक्सेलरेशन 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड ही होती है, या टू बी प्रिसाइज 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड ही होती है। तो T1 पे आपकी एक्सेलरेशन 10 होगी, लेकिन जब आप T2 पे जब आप टर्मिनल वेलोसिटी रीच कर जाओगे, जब रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो हो जाएगी तो आपकी एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो जाएगी। तो टर्मिनल वेलोसिटी पे एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगी, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बी है। ठीक है, आई होप इट मेक सेंस। काफ़ी डिटेल में हमने समझा, तो आसान सवाल था, मुश्किल नहीं था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्राफ रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ अ बॉडी फॉलिंग वर्टिकली दैट रीचेज अ टर्मिनल वेलोसिटी। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है 1 2 3 4 ग्राफ्स गिवन है। आपसे कहा गया है कि एक बॉडी है, वो बॉडी कुछ भी हो सकता है, मैं उसको एज्यूम करो एक बॉल मान लेता हूँ। एक बॉडी है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड्स गिर रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स गिर रही है। ठीक है, और ये अर्थ के ऊपर गिर रही है, राइट। अच्छा, अब अर्थ के ऊपर ना भी गिर रही है लेकिन ये गिर रही है। ओके, एक मिनट, ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स गिर रही है, एंड एक पॉइंट पर जाके क्या होता है कि ये बॉल टर्मिनल वेलोसिटी रीच कर जाती है। क्या होता है, ये बॉल आपकी टर्मिनल वेलोसिटी रीच कर जाती है। अब वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक इस पार्ट ऑफ द जर्नी का कौन सा ग्राफ सही है। यहाँ पे आपको 4 ग्राफ्स गिवन है, इनमें से कौन सा ग्राफ जो है वो इस पार्ट ऑफ द जर्नी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अच्छा जी, तो पहले ना हम लोग विजुअलाइज़ करते हैं, पहले हम लोग ये देखते हैं कि भाई हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है, हमने कितना अच्छा समझा कि क्या हम यहाँ पे अपना कोई कंक्लूजन दे सकते हैं यहाँ पे, नहीं। तो देखो, हमें पता है इनिशियली आपकी बॉल जैसे ही फ्री फॉल में आएगी, जैसे ही गिरना शुरू होगी, इसके ऊपर कितनी फोर्सेज एक्ट करेंगी, सिर्फ एक फोर्स एक्ट करेगी, और फोर्स कौन सी है, वो वेट है। तो इनिशियली इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर राउंड ऑफ करके, वैसे टू बी प्रिसाइज 9.8 होती है। ठीक है, 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ऑलराइट। फिर जैसे जैसे गिरेगी गिरेगी गिरेगी, इसके ऊपर एक और फोर्स लगना शुरू होगी, और वो फोर्स कौन सी है, पहला तो वेट था ना आपके पास, एक और फोर्स लगना शुरू होगी जो कि है एयर रेजिस्टेंस, और वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपका वेट बराबर हो जाता है
आपके एयर रेजिस्टेंस के, आपका वेट बराबर हो जाता है एयर रेजिस्टेंस के। और अगर आप रिजल्टेंट फोर्स निकालते हो जो कि इन दोनों का अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो निकलेगा एयर रेजिस्टेंस माइनस वेट, तो वो ज़ीरो आएगा। रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो आएगी और यहाँ पे एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आप देखो कि आपकी एक्सेलरेशन डिक्रीज़ करती है। पहले 10 थी, 10 से डिक्रीज़ करके ज़ीरो पर आ जाती है। अब देखते हैं कौन सा ग्राफ ये सही दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखो, ये एक स्पीड टाइम ग्राफ है, ये एक स्पीड टाइम ग्राफ है। स्पीड टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो आपको एक्सेलरेशन देता है। तो हमने ये दिखाना है कि इनिशियली ये एक एक्सेलरेशन थी, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ यहाँ पे डिपेंड नहीं करती हैं, इनिशियली एक्सेलरेशन थी एंड आहिस्ता आहिस्ता वो एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाती है। हमने ये दिखाना है यहाँ पे। तो ए पे देखो, अच्छा ए पे तो यहाँ पे डिक्रीजिंग ग्रेडियंट है, राइट। यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, जैसे ही ऑब्जेक्ट रेस्ट से गिरना शुरू होगा तो इनिशियली उसकी स्पीड ज़ीरो नहीं होगी, उसको ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, उसके पास इतनी ज़्यादा स्पीड कहाँ से आ गई, है ना। तो ये तो गलत हो गया। अगर बी को छोड़ो, पहले बाकी ऑप्शन देखते हैं। अगर सी पे देखो, सी पे भी इनिशियली एक स्पीड है। जब एक चीज़ रेस्ट से गिरना शुरू होती है ना, इसका मतलब ये है कि भाई उसकी स्पीड इनिशियली ज़ीरो होती है, वो ज़ीरो स्पीड से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है। तो सी भी गलत हो गया। अगर डी की बात की जाए तो डी में आप देखो कि भाई आपके पास इनिशियली हाँ ज़ीरो से स्टार्ट हो रही स्पीड और आपकी एक्सेलरेशन, आपका जो ग्रेडियंट है वो इंक्रीज़ कर रहा है। ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका ग्रेडियंट, देखो आपका ग्रेडियंट इंक्रीज़ कर रहा है। मतलब क्या है कि आपकी एक्सेलरेशन इंक्रीज़ कर रही है, लेकिन हमने क्या दिखाना है, हमें डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन दिखाना है। तो बी भी गलत है, ए भी गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है। अगर आप ध्यान से देखो तो बी आपका आंसर है। अब क्यों है यहाँ पर देखो ज़रा ध्यान से। देखो शुरू में आपके पास एक एक्सेलरेशन है, थोड़ी देर तक आपकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगी 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब एयर रेजिस्टेंस एक्ट करना शुरू हो जाएगी तो रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज़ करना शुरू हो जाएगी, उस वजह से एक्सेलरेशन भी डिक्रीज़ करेगी। तो इस पार्ट ऑफ द जर्नी में देखो कि भाई आपकी एक्सेलरेशन डिक्रीज़ कर रही है और फाइनली ज़ीरो हो रही है, और वही हमने यहाँ पे दिखाना था। तो सबसे बेस्ट हमारा आंसर कौन सा है? सबसे बेस्ट हमारा आंसर है बी। सिर्फ सवाल को सॉल्व ना किया करो, ये भी प्रूफ किया करो कि बाकी ऑप्शन क्यों गलत है। ओके, अब इस सवाल पे आ जाओ। द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ फॉलिंग स्काई डाइवर इज शोन बिलो। एक स्काई डाइवर है जो कि हवा में गिर रहा है, उसका स्पीड टाइम ग्राफ आपको नीचे गिवन है। द स्काई डाइवर ऑल्टर्स हिज फॉल फर्स्ट बाय स्प्रेडिंग हिज आर्म्स। पहले उसने अपने बाजू फैलाए, फिर अपनी टांगें फैलाई और फिर अपना पैराशूट खोल लिया। अब वो कह रहे हैं कि इस ग्राफ में कौन सा पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो बंदा टर्मिनल वेलोसिटी से गिर रहा है। तो देखो, टर्मिनल वेलोसिटी एक ऐसा पॉइंट है जब कोई भी चीज़ अगर गिर रही हो ना, उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है, उसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाती है। तो अगर आप देखो ए बी सी डी में से ज़रा ध्यान से देखो कौन सा हिस्सा रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ज़ीरो है। अपने आप से सवाल करो, आप काइनेमेटिक्स कर चुके हो, आपको आना चाहिए ये। बिल्कुल डी आपका सही आंसर है। डी में देखो एक फ्लैट हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब ये होता है स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड टाइम ग्राफ में की बात कर रहा हूँ। अगला सवाल देखो, अ फ्री फॉल पैराशूटिस्ट फॉल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड। एक पैराशूटिस्ट है जो कि कांस्टेंट स्पीड से नीचे गिर रहा है। ही देन opens his parachute and continues to fall to earth at a lower constant speed. वो पहले भी कांस्टेंट स्पीड से गिर रहा है जब पैराशूट नहीं खोला था, और पैराशूट खोलने के बाद भी कांस्टेंट स्पीड से गिर रहा है, लेकिन वो कांस्टेंट स्पीड कम है पहली वाली से। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ कौन सा है बता दो इसका। तो ए और सी तो पहले ही बार हो गए, क्योंकि देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हो, इसका मतलब ये है कि आपका ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, वो मूव ही नहीं कर रहा। हालांकि हमारा बंदा एक स्पीड से गिर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से गिर रहा है। तो ए और सी तो बाहर हो गए। अब देखो डी में इनिशियली इन्होंने सही दिखाया है कि जब पैराशूट नहीं खोला था तो बंदा कांस्टेंट स्पीड से गिर रहा था, लेकिन दूसरे हिस्से में इस ग्राफ ने उस बंदे को स्टेशनरी दिखाया कि वो मूव ही नहीं कर रहा। हालांकि पैराशूट खोलने के बाद भी वो कांस्टेंट स्पीड से गिरेगा, लेकिन थोड़ी छोटी कांस्टेंट स्पीड से। तो डी भी गलत हो गया। अगर बी को देखा जाए तो देखो इनिशियली वो बंदा कांस्टेंट स्पीड से गिर रहा है, आपकी जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट है और स्लोपी है, मतलब ये है कि एक स्पीड कांस्टेंट है, और उसके बाद भी आपकी लाइन स्ट्रेट है और स्लोपी है।
यहाँ पर भी कांस्टेंट स्पीड है और यहाँ पर भी कांस्टेंट स्पीड है। फ़र्क ये है कि भाई यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड जो है वो थोड़ी ज़्यादा है और यहाँ वाली कांस्टेंट स्पीड थोड़ी छोटी है। यानी मुझे कैसे पता चला? ये मुझे ग्रेडियंट देख के पता चला। एक लाइन जितनी ज़्यादा स्लोपी होगी उतना ज़्यादा उसका ग्रेडियंट होगा, और एक लाइन जितनी कम स्लोपी होगी उतना कम उसका ग्रेडियंट होगा, और यहाँ का ग्रेडियंट आपको स्पीड दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका ग्रेडियंट कम है और इसका ग्रेडियंट ज़्यादा है। यहाँ से मुझे पता चला कि भाई पहले शुरू में कांस्टेंट स्पीड ज़्यादा थी और बाद में कांस्टेंट स्पीड कम थी। एक काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। टू मैन जम्प्स आउट ऑफ एन एरोप्लेन एट द सेम टाइम। अब दो इंसान थे जो कि एरोप्लेन से जंप करते हैं सेम टाइम पे। वन ऑफ द मैन ओपन्स हिज पैराशूट। एक इंसान अपना पैराशूट खोल लेता है, वाइल द अदर मैन रिमेन्स इन फ्री फॉल। लेकिन दूसरा बंदा अभी भी फ्री फॉल में ही रहता है, मतलब गिर रहा है। वाई इज़ द मैन इन फ्री फॉल मूविंग फास्टर देन द पैराशूटिस्ट। अब जो बंदा फ्री फॉल में है, जो भी गिर रहा है, देखो ज़रा इस प्यारे से इंसान को देखो, जो भी गिर रहा है ये ज़्यादा फास्टली क्यों गिर रहा है इस पैराशूट वाले से? व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट? तो देखो रीज़न बिल्कुल सिंपल है कि यहाँ पे इसने पैराशूट खोला हुआ है, तो यहाँ पे क्या है कि आपकी जो एयर रेजिस्टेंस यहाँ पे एक्ट कर रही है ना, जिसको ऊपर की तरफ पुश कर रही है, वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस इंसान। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे जो एयर रेजिस्टेंस एक्ट करेगी वो इस सारे एरिया पे करेगी, ये सारे एरिया पे करेगी, और यहाँ पे जो एयर रेजिस्टेंस एक्ट करेगी वो सिर्फ इस इंसान के थोड़े से हिस्से पे करेगी। तो एज़ कम्पेयर टू पैराशूट वाला बंदा, इस इंसान के ऊपर जो एयर रेजिस्टेंस एक्ट करेगी, जिसको ऊपर की तरफ पुश करेगी, वो काफ़ी कम है, इसीलिए ज़्यादा स्पीड से गिरेगा और ये ज़रा कम हल्का गिरेगा। तो पैराशूट इज एक्सपीरियंसेस ग्रेटर एयर रेजिस्टेंस, राइट। तो ये हमें 6 क्वेश्चन आज किए, कितने? 6 क्वेश्चन किए। इससे आई होप्स आपको थोड़ी सी बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गई हो। फिर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके पेपर 2 के क्वेश्चन सॉल्व करें, ताकि ये देख सके कि कितने मुश्किल क्वेश्चन हम इसके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर कुछ समझ आया हो, तो मेक श्योर आगे शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना। और अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है, या इफ़ यू फील कि कहीं पे थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की जा सकती है मेरी टीचिंग स्टाइल पे, सो डू मेक श्योर टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, अल्लाह हाफिज़।